जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है नाज़िया इलाही खान। बहुत बहुत स्वागत है नाज़िया आपका। नमस्कार, जय हिंद। वंदे मातरम, जय माँ काली, जय जय श्री राम। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, वंदे मातरम। नाज़िया, वेस्ट बंगाल में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, शुभेंदु अधिकारी जो वेस्ट बंगाल के सीएम हैं ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। और अभी उन्होंने चाहे टीएमसी के दफ्तर में इलीगल उनको ये आधार मिलने हो, फंडिंग इलीगल अवैध अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो इलीगल प्रॉपर्टीज, और 4 लोगों का नाम लिया जिसमें एक अभिषेक बनर्जी है, 3 एक कोई गुंडा है और सादी एक जावेद अहमद खान। 3-4 नाम ऐसे, 4 नाम इनफैक्ट। उन इनफैक्ट जावेद अहमद खान और जो इस तरह के नाम है उस पर आप पहले से आप भी बात करती आई हैं। और दूसरा एक बड़ा मुद्दा ये कि जिस तरह से वेस्ट बंगाल में मुस्लिम परिवारों के अंदर जो सेक्स रैकेट चल रहे हैं, घर के अंदर से इस तरह के काम हो रहे हैं, वो भी लगातार सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जो इलीगल प्रॉपर्टी वाले के जो केसेस हैं उस पे नाम जो सीएम शुभेंदु अधिकारी ने लिए हैं, उन पे आप पहले से आपने पिटीशन भी दायर की थी, उस पे आपने शिकायत की थी। कैसे आप देख रही हैं कि आप फाइनली जिस पे आप बात करती आई थी अब उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है? वाह, सबसे पहले तो माँ काली का बहुत बहुत धन्यवाद कि 2021 से जिस षड्यंत्र को मैंने और जिस जिन साजिशों को मैंने डिकोड करने की कोशिश की थी, उस पर अब जा कर के खुले रूप में बात हो रही है। और जब जब मैंने इस इलीगल प्रॉपर्टीज़ का भांडा फोड़ने का मैंने स्टेप लिया, जब जब तब तब मेरे ऊपर एफआईआर की लड़ियाँ लगती थी। अनकाउंटेबल मेरे ऊपर एफआईआर होते थे, मेरा कैरेक्टर असैसिनेट किया जाता था, मेरे ऊपर अभद्र टिप्पणियाँ होती थीं, 200-200 पुलिस ऑफिसर मुझे अरेस्ट करने के लिए आते थे। लेकिन आभारी मैं इस बात की भी हूँ कि वैसे सिचुएशन में भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर मेरी बातों पर गौर करता था और मेरे मेरे भेजे हुए डिटेल्स पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हमेशा इंक्वायरी ज़रूर करते थे, हमेशा। जो डॉक्यूमेंट्स ये कलकत्ता हाई कोर्ट का है, जो जिस पर मैंने कलकत्ता हाई कोर्ट को मैंने बताया था कि जावेद अहमद खान और फैज़ अहमद खान के पास कितने इलीगल और ब्लैक मनी है और इलीगल प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आ रही हैं। एटलीस्ट उनसे एक WS रिटन स्टेटमेंट मांगा जाए और डिटेल मांगा जाए कि आखिर एक व्यक्ति इतने कम सालों में इतनी प्रॉपर्टीज़ कैसे बना सकता है। दूसरा कि MHA ने भी बहुत कोशिश की थी कि इन सारी चीज़ों को बिल्कुल प्रकाशित तरीके से इसकी जांच पड़ताल की जाए, लेकिन बीच बीच में मुझे अरेस्ट कर लिया जाता था, तो फिर मेरा भी काम जो है वो स्लो हो जाता था। बेसिकली जावेद अहमद खान जो है वो गुलाम जिलानी का के परिवार से आता है, और गुलाम जिलानी जो है वो पाकिस्तानी है, पेशावर का रहने वाला है। और गुलाम जिलानी जावेद अहमद खान का अब्बा था। और वेलेस्ली में दिलीप कुमार, एक्टर दिलीप कुमार जो यूसुफ खान हैं और वो पेशावर के थे, उनकी प्रॉपर्टी आज भी कोलकाता के वेलेस्ली में जावेद अहमद खान ही संभालता है। उसका देख रेख मतलब केयर टेकर वही है, और अब तक तो उसने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने नाम से करवा भी लिए होंगे। लेकिन बात सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शंस और इलीगल प्रॉपर्टीज पर खत्म नहीं होती है। फैज़ अहमद खान के लीडरशिप में जावेद अहमद खान ने बहुत सारे चमड़ा लेदर फैक्ट्रीज का काम दिया था, जिसमें जावेद अहमद खान के छोटे बेटे का 3 से 4 लेदर फैक्ट्री है। अब लोगों को लगेगा कि नाज़िया इलाही खान लेदर फैक्ट्री के बारे में बात कर रही है, तो नहीं, अभी अभी राज और भी है। उन लेदर फैक्ट्रीज में बहुत सारे बिजनेसमैन लोगों का हत्या किया जाता था, और लेदर के केमिकल से उनकी बॉडी गला दी जाती थी। 2016 की एक बात है कि एक गाबतल्ला जो कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी में तोपसिया आता है, उसमें गाबतल्ला आता है। तो उस एरिया में एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के को पसंद कर लिया था, और उस लड़की की बोटियां काट करके लेदर गलाने वाले केमिकल में उसको बोरी में डाल करके गाबतल्ला के गटर में डाल दिया गया था। और क्योंकि चमड़ा फैक्ट्री के जितने भी केमिकल वाले पानी निकलते हैं वो उसी गटर से जाते हैं, तो
जावेद अहमद खान के बड़े बेटे फैज अहमद खान पर सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शंस का आरोप नहीं या इलीगल अनकाउंटेबल प्रॉपर्टीज का आरोप नहीं है, मोर देन 100 मर्डर के भी आरोप हैं अगर सही से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। दूसरा, फैज अहमद खान की लीडरशिप में कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी से लेकर के शुनारपुर तक, जो माँ फ्लाईओवर का एक चला जाता है ईएम बाईपास और एक चला जाता है पूरा शुनारपुर की तरफ, वो पूरा शुनारपुर एरिया तक कस्बा से लेकर के कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी से लेकर के पूरा शुनारपुर तक ड्रग्स, कोकीन, गांजा, ये सारे जो नशे के व्यापार है वो फैज अहमद खान के नेतृत्व में होते हैं। अब किसी को फंसाना है तो फैज अहमद खान केजी के हिसाब से ड्रग्स, कोकीन दे देगा, उसकी गाड़ी में रखवा देगा और फिर खुद ही पुलिस को बोलेगा कि रखवा दिया है, तुम जाके अरेस्ट करो। और जितने भी मुसलमान लड़के हैं, आप तोपसिया में, कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, शुनारपुर में आप देखिएगा कि सब अजीब तरीके से दिखाई देते हैं, अजीब तरीके से, क्योंकि सब नशा बेचते हैं और सब नशा करते हैं। और जब मुझे ऐसा लगता है कि 1 लाख से ऊपर आरटीआई मैंने किया है इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर के, जो मेरे पास फाइलें हैं, कुछ मैं आपको डिटेल दे भी रही हूँ, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का स्टैंप लगा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के यहाँ से लेटर आया हुआ है, कैसे कैसे इन्वेस्टिगेशन किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने, उसके भी प्रूफ मैंने आपको दिए हैं। उसके बाद जब ये मामला इलीगल कंस्ट्रक्शन का, कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी का, और पार्टी मैंने जावेद अहमद खान और फैज अहमद खान को बनाया, तो जावेद अहमद खान और फैज अहमद खान ने अपने ही एक कार्यकर्ता यामीन शकील को मेरे पीछे लगवाया। वो मात्र 22-23 साल का लड़का था, एकदम काला सा नाटा सा लड़का था। वो मेरे चैम्बर में आया और उसने कहा कि दीदी मैं आपके साथ लॉ सीखना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं मुस्लिम रखती नहीं हूँ, ठीक है, फिर भी तुम कभी कभी आ जाना, सीख लेना। मुझे लगता है 3 महीने के बाद उस लड़के ने, हाँ 3 महीने के बाद, और मैं बहुत ढूंढूंगी तो आपको मैं वो उसका इंटरव्यू भी दे दूंगी, एक मामूली से यूट्यूब चैनल पर, और वो यूट्यूब चैनल जावेद अहमद खान ही चलाता है, जावेद अहमद खान के एड्रेस पर ही वो यूट्यूब चैनल का स्टूडियो है। उस लड़के का इंटरव्यू दिलवाया और वो लड़का कह रहा है नाजिया इलाही खान मेरे साथ ओयो जाती है और ब्लो जॉब का मेरे से 15,000 रुपये लेती है। तो फैज अहमद खान ने अश्लीलता के सारी हदें पार की सिर्फ इसलिए कि नाजिया इलाही खान उसकी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज को देश की न्यायपालिका, कानून और देश की सरकार के सामने पूरे प्रूफ के साथ जो रख रही है, बस ये किसी भी तरीके से चुप हो जाए। और एक महिला को चुप कराने के लिए उसके कैरेक्टर पर उंगलियां उठाना बहुत आसान तरीका होता है कि 2-4 लड़के खड़े हो जाएं और वो कह दें कि हम तो नाजिया के साथ सोए हैं, हम तो नाजिया के साथ ऐसा किए हैं, वैसा किए हैं, होटल गए हैं। फिर मैंने यामीन शकील पर तिलजला पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवाया, न्यू मार्केट पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवाया, उसके बाद फिर बागुईहाटी पुलिस स्टेशन में एफआईआर, ग्रिशबाग पुलिस स्टेशन में एफआईआर, कलकत्ता हाई कोर्ट में पुलिस इन एक्शन, और फिर फैज अहमद खान ने उस यामीन शकील को नेपाल भगवा दिया, पूरा नेपाल। अभी मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले, हमारे इलेक्शन के बाद और रिजल्ट आने से पहले, यामीन शकील ने एक लड़के को, शायन नाम है, उसने मैसेज किया कि मैं नाजिया दीदी का पैर पकड़ करके माफी मांगने को तैयार हूं और फैज अहमद खान का सारा काला चिट्ठा मैं खोलने को तैयार। अब इससे भी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि फैज अहमद खान इलीगल प्रॉपर्टीज, नशे का व्यापार, मर्डर, ये सारी चीजें तो है ही है। फैज अहमद खान के लीडरशिप में सेक्स रैकेट भी चलता है और बहुत ही बड़े मात्रा पर चलता है। फैज अहमद खान लड़कियां पार्सल करता है, वो लड़कियां भेजता है, मुस्लिम कंट्रीज में भेजता है, वो लड़कियां बिक्री करता है, रेड लाइट एरिया को देता है। इवन कुछ पुलिस ऑफिसर्स का मन बहलाने के लिए भी वो लड़कियां दिया करता था, कुछ नेताओं का मन बहलाने के लिए भी वो लड़कियां भेजा करता था।
तो एक ऐसा व्यक्ति जो 5 वक्त नमाजी है फैज़ अहमद खान, नो डाउट। जावेद अहमद खान भी 5 वक्त नमाजी हैं और फैज़ अहमद खान और जावेद अहमद खान के नेतृत्व में ही एक मुस्लिम खिलाफत कमेटी चलती है और उसी खिलाफत कमेटी में के प्लेटफॉर्म पर ममता बनर्जी रेड रोड की ईद की नमाज में जाती है और उसी रेड रोड की नमाज को बैन करवाने के लिए मैंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 2021 में फाइल किया, 2022 में, 2023 में, 2024 में, 2025 में, 5 साल कंटिन्यूअसली। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी हिम्मत टूटती चली गई। मैंने ये नहीं कहा कि ये खिलाफत कमेटी को सामने रख करके किस तरीके की अश्लीलता चलाई जा रही है इस एनजीओ के माध्यम से। मैंने सिर्फ इतना कहा कि रोड नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, क्योंकि जब आपके कैरेक्टर की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, जब एक महिला को सरेआम बेइज्जत किया जाता है और कोई एक दो व्यक्ति नहीं, एक राज्य का करोड़ व्यक्ति निकल करके आकर के आपको डिफेम करने लगता है और आपके ऊपर एफआईआर करने लगता है, तो कहीं ना कहीं आपको बैकफुट करना ही पड़ता है। और मैंने बैकफुट किया क्योंकि मेरे घर से भी प्रेशर आने लगा कि भाई और कितना अपने बारे में गालियां सुनोगी, तुम क्राइम को खत्म करना चाह रही हो, तुम क्रिमिनल को सामने लाना चाह रही हो, लेकिन तुम्हारी सुन कौन रहा है, तुम्हारी सुनना कौन चाह रहा है। आज तुम्हारे नाम पर एक धब्बा लगा दिया गया है कि तुम ब्लो जॉब का 15,000 रुपए लेती हो। तो कब फैसला आएगा कोर्ट का और कब लोगों को पता चलेगा कि ये तो क्रिमिनल है। इन्होंने तुम्हारी जुबान को बंद करने के लिए इतनी बड़ी साजिशें रची हैं। अगर यामिन शकील के साथ मैं वाकई में ओयो गई थी तो वो दिखा देता, वो बता देता। वो नेपाल क्यों भाग गया? उसको तो नेपाल भागना नहीं चाहिए था, अपना घर दरवाजा सब कुछ छोड़ करके। तोपसिया में ही उसका घर है और रातों रात उसने अपने, जैसे ही कलकत्ता हाईकोर्ट में मैंने पुलिस ने एक्शन किया, वो रातों रात उसके पूरे घर वाले भाग गए, पूरे घर वाले। तो ये है फैज अहमद खान का पूरा डिटेल। अभिषेक बैनर्जी के डिटेल की जहां तक बात है, अभिषेक बैनर्जी का डिटेल सरेआम है। विश्व बांग्ला जैसी कंपनी बनाना और फिर जनता के पैसे को हड़प करके ब्लैक से वाइट करना, इलीगल कंस्ट्रक्शन का पैसा लेना, तोला का पैसा लेना, कटमनी का पैसा लेना, डेयर लॉटरी चलवाना, नारदा शारदा रोज वैली चिटफंड जैसा व्यापार करना, ये सारा काम अभिषेक बैनर्जी का था। और जो भी बीच में आता था या तो वो जेल चला जाता था और या तो फिर उसका मर्डर हो जाता था, क्योंकि अभिषेक बैनर्जी जो मर्डर करवाता है वो बहुत ही साइलेंटली और बिल्कुल एक्सीडेंट की तरह मर्डर करवाता है। अभिषेक बैनर्जी के मर्डर करवाने का जो तरीका होता है वो किसी क्रिमिनल की तरह नहीं होता है। अभिषेक बैनर्जी के मर्डर करवाने का तरीका बिल्कुल लगेगा कि एकदम अप्रोप्रिएट एक्सीडेंट हुआ है। कोई ट्रक आया है और मारकर चला गया है, कोई डबल डेकर बस आया है और मार करके चला गया है, ऐसे वो एक्सीडेंट करवाता है। जावेद अहमद खान का और फैज अहमद खान, आप जब तो कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी से निकलती हैं ईएम बाईपास के लिए, रोशन गार्डन जैसा मिलियन रुपए का प्रॉपर्टी जिसमें शादी की सेरेमनी होती है वो उसका है, और ऐसा कम से कम 10-12 जावेद अहमद खान का। एक वो जो हॉल है रोशन गार्डन जैसा, एक हॉल की कीमत कम से कम 15-15, 20-20 करोड़ रुपए। और साथ ही साथ आप जब साइंस सिटी जाती हैं, साइंस सिटी ऑडिटोरियम, तो साइंस सिटी ऑडिटोरियम से मिला हुआ जुड़ा हुआ एक झील है, वो झील को भी जावेद अहमद खान ने कैप्चर कर लिया, एनक्रोच कर लिया। और धीरे धीरे रोशन गार्डन को उसने बढ़ाते बढ़ाते वो झील का भी वो आधा हिस्सा ले लिया और बाद में फिर उसने ऐलान कर दिया कि उसने वो झील भी खरीद लिया। तो वो रोशन गार्डन जो प्रॉपर्टी है जिसमें शादियां होती हैं, वो 15 करोड़ से सीधा पहुंच गया 80-85 करोड़ के करीब प्रॉपर्टी। तो ऐसे जो नेता हैं
इनका जब काला चिट्ठा खुल रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी के मंदिर में जाऊं और 101 नारियल फोड़ करके आऊं। अब इन 4 नामों में एक नाम जो है वो मैं ऐड कर देती हूं, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नहीं लिए हैं। गार्डन रीच का एक हार्डकोर क्रिमिनल है मुन्ना, था, मर गया। उसने कई मर्डर किए, रोड पर उतर करके मर्डर किया। वो एक ऐसा व्यक्ति था मुन्ना, 5 वक्त नमाजी था, बहुत सूम सलावात वाला था। पर जब मुसलमान में पोर्ट एरिया हाईली पॉपुलेटेड मुस्लिम एरिया, उसमें हिंदुओं का कुछ नहीं है। वो 8 बजे के बाद हिंदू जो है वो अपना रूम बंद कर करके सो जाते हैं, बत्ती बत्ती बुझा देते हैं। और वो ना पाठ पूजा करते थे ममता की सरकार के वक्त या लेफ्ट फ्रंट की सरकार के वक्त, क्योंकि मुसलमान कब गोली चला देगा हिंदुओं के ऊपर कोई ठीक नहीं होता था। और भिड़ना मतलब के मृत्यु को खुद दावत देना कि आ जाओ और मेरा मर्डर कर दो। मुन्ना गार्डन रीच का काउंसलर वो व्यक्ति था जो आपस में थोड़ा सा झगड़ा होता था तो वो अपने लुंगी के खांच से वो बंदूक निकालता था, गट्टा ठन मार देता था। बहुत नॉर्मल। मटिया बुरुज पुलिस स्टेशन जो है वो खड़े होकर के बोलती थी, दादा दादा अब चलिए, अब आपको 2-4 दिन के लिए अरेस्ट कर लेना पड़ेगा, अब आप चलिए। ये मटिया बुरुज पुलिस स्टेशन का था। एक वहां पर झमेला हुआ था मुन्ना के साथ, उसी का संबंधी है, उसी का रिश्तेदार है मुख्तार, वो भी काउंसलर रहा था, वो कांग्रेस से था। तो आपस में झड़प मुसलमान में हुआ, जिसमें एक तरफ मुन्ना और दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग थे। वो मीडिया में बहुत ज्यादा हाइप पकड़ लिया था। तब मुन्ना को तकरीबन 1 साल तक जेल में रहना पड़ा था, जुडिशियल कस्टडी में। जब जुडिशियल कस्टडी से वो रिटर्न आया तो वो काफी बीमार रहने लगा और काउंसलर का टिकट तृणमूल कांग्रेस और फरहाद हकीम का, क्योंकि वो तलवा चाटता था, तो उसके बेटे इकबाल को मिल गया। अब इकबाल क्या काम करता है? पोर्ट जो है, जिसमें आप लोगों ने सुना होगा जनरल नॉलेज की बुक में कि एक ऐसी ब्रिज है कोलकाता में जो उठ जाती है 2 बार और फिर जुड़ जाती है। उसी पोर्ट में बीच में, समुद्र के बीच में शिप खड़ा करता है वो, और उसमें इलीगल कॉल सेंटर चलता है, ताकि कोई ट्रेस ना कर पाए, ताकि कोई चेज ना कर पाए, ताकि फॉरेन कंट्री के जो लॉ एंड ऑर्डर के जो डिपार्टमेंट हैं या FBI है, वो भी इनके लोकेशन को ट्रेस ना कर पाए। और वो इलीगल कॉल सेंटर में होता क्या है? फॉरेन कंट्रीज में जो लोग Amazon जैसी चीजें जो हम लोग यूज करते हैं, वो जो ऐड करके रखते हैं या अपने हेल्थ सिक्योरिटी को ऐड करके रखते हैं अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से, वो उसको फोन करते हैं अंग्रेजी में और उनसे बात करते हैं कि आपका हेल्थ का इंश्योरेंस जो है वो और अभी आगे बढ़ा दीजिए, ऐसा कर लीजिए, और उसके बाद उनसे OTP मांगते हैं और पूरा क्रेडिट कार्ड साफ कर लेते हैं। आप गूगल में सर्च कीजिएगा, सॉल्ट लेक एरिया में लास्ट ईयर 2025 में और 2026 के जनवरी में नहीं भी तो कम से कम 7 से 8 इलीगल कॉल सेंटर को क्राइम ब्रांच ने बस्ट किया था। गूगल में आपको मिल जाएगा। तो मैंने इकबाल के उस इलीगल कॉल सेंटर के बारे में भी कलकत्ता हाई कोर्ट को बताया और CID को भी बताया और मिनिस्ट्री ऑफ होम को भी बताया। अब जैसे ही ये इस पर चर्चा होनी स्टार्ट हो गई, वैसे ही मुझे पता चला कि भाई मैं तो प्रोस्टिट्यूशन का काम करती हूँ। ये आरोप मेरे ऊपर लगाया गया कि मैं प्रोस्टिट्यूशन का काम करती हूँ। मैंने फिर से एक कंप्लेन लेटर दिया और मैंने कलकत्ता हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन डाला पुलिस इन एक्शन में, और मैंने कहा कि ये फलाना आदमी है जिसका आरोप है कि मैं प्रोस्टिट्यूशन का काम करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे अरेस्ट किया जाए और मुझे रिमांड में लेकर के मुझसे पूछताछ की जाए, और अगर मैं इनोसेंट निकल जाती हूँ तो फिर जिस मुद्दे पर मैंने बात उठाई है उस मुद्दे की तहकीकात और उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए। आप इमेजिन कीजिए कि कलकत्ता पुलिस ने मुझे बुला करके कहा कि नाजिया चुप हो जाओ, और मैं ऑन कैमरा ये बात कह रही हूँ।
कि नाजिया चुप हो जाओ। और यह चर्चा चलती रही कि मेरी पैदाइश जो है वो प्रोस्टिट्यूट एरिया सोनागाछी में हुई है और मैं 4 क्लास भी पढ़ी हुई नहीं हूँ, और ये सारी चीजें चलती रही। लेकिन ये क्यों चल रही थी? क्योंकि मैं ये सारी चीजें डिकोड कर रही थी, जिसके प्रूफ मैं आपको, जब भी मैं आपके साथ बैठती हूँ तो 2-4 प्रूफ मैं आपको दे देती हूँ। अब आप सोचिए कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने जो 4 नाम लिया, क्या वो गलत लिया उन्होंने? अगर वो सही है तो अब वो प्रूफ करेंगे ईडी को। सुजीत बोस अरेस्ट हुआ, सबने देखा, जो बहुत ही दमदार और ममता की सरकार का पिलर था। सुजीत बोस के ऊपर मैं 2023 से बात कर रही थी कि एक रेड़ी लगाने वाला, एक ठेला लगाने वाला और ठेला पर रोल बेचने वाला, पनीर रोल, मटन रोल, बीफ रोल, कीमा रोल, अंडा रोल बेचने वाला आज अरबोपति कैसे हो सकता है भाई? पॉलिटिक्स में 2015 से मैं हूं, मेरे पास लाख रुपए भी नहीं है, मेरा लैपटॉप ग्लिच कर रहा है, मैं नया नहीं खरीद पा रही हूँ। सोचना पड़ता है अंबर, आप एक काम कर लो महीने में, दूसरे काम के लिए सोचना पड़ता है, आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड, है ना? अगर आपने मैं तो एक महीने में हमेशा ये शॉपिंग, बोलती हूँ कि हम लोग इतना मेहनत से दिन रात काम करते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं आते, इनके पास आप कहाँ से आ जाते हैं? एक महीना अगर हम लोग शॉपिंग कर लेते हैं अपनी जरूरत के सामान को, तो 4 महीना हमें अपने वॉलेट को बंद रखना पड़ता है। मन चाह भी जाता है कि ये सूट बहुत अच्छा है, ये साड़ी बहुत अच्छी है, ले लेते हैं, लेकिन बंद रखना पड़ता है कि नहीं फिर बाकी कामों के लिए परेशानी हो जाएगी। ऐसा कौन सा पैसा है कि JW मैरियट जैसा 5 स्टार होटल 2 हफ्ते के लिए बुक हो गया बच्चों की शादी के लिए, 2 हफ्ते के लिए पूरा 5 स्टार होटल JW मैरियट। मेरिट बड़ा बड़ा होटल है, ऑफ कोर्स, बहुत बड़ा इंटरनेशनल। आप सोचो कि बहुत कम में भी अगर मैं जाती हूँ भाई, मेरी औकात ही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बहुत कम में जाती हूँ, तो 1 करोड़ रुपए डेली तो ले रहा होगा JW मैरियट। और 2 हफ्ता मतलब 14 करोड़ रुपए सिर्फ JW मैरियट को सुजीत बोस ने पे किया था। शादी है उसके घर में। आपको पता है वो क्या करता था? उसने मल्टीपल फ्लैट्स खरीदे थे अपने बच्चों के नाम से, अपनी माँ के नाम से, अपनी घर की नौकरानी के नाम से, अपनी कुक के नाम से, और उस फ्लैट के बदले में वो पैसा नहीं पेमेंट करता था, वो सरकारी नौकरी देता था। ओके, सोचो, तो जब मैंने ये डिकोड किया तो फिर मेरे ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन, आवारा है, बच्चलन है, गंदी है, फलाना है, धमाका है, 70 साल की बुढ़िया है। अरे आंख में मोतिया भी नहीं क्या? 70 साल की बुढ़िया कैसी होती है और 35 साल के लोग कैसे होते हैं, ये समझ में नहीं आता है क्या? ऐसा कौन सा साइंटिस्ट ने इंजेक्शन पैदा कर दिया है कि 70 साल की बुढ़िया को 35 साल का बना देता है? तो आंख में मोतियाबिंद लोगों को भी है। तो ये सारी चीजें मैं डिकोड कर रही थी, तब जा करके मुझे इतना कुछ झेलना पड़ा। पर आज मैं माँ काली की आभारी हूँ कि अब धीरे धीरे ये अरेस्ट हो रहे हैं। आपने दूसरा सवाल किया कि मुस्लिम घरों में रोज रेड हो रहा है, झारखंड से पुलिस आ रही है, सेक्स रैकेट पाया जा रहा है। 2019 से मैं कहती थी, 2019, क्योंकि बंगाली चैनल पर कहती थी तो वो नेशनल खबरें नहीं बनती थी और कैलकाटा की खबरें नहीं आती हैं नेशनल न्यूज पर। अब आ रही है, अब जाकर के आ रही है। लेकिन पहले क्या हो रहा था, वो बंगाली चैनल में ही रह जाता था। लेकिन नेशनल न्यूज जिनका बंगाली चैनल भी है, जैसे आज तक का बंगाली है, न्यूज 18 का बंगाली है, रिपब्लिक का बंगाली है, जी का बंगाली है, उनसे अगर पूछा जाए तो वो बताएंगे कि नाजिया सही बोल रही है। 2019 से मैं कह रही थी कि पश्चिम बंगाल में मोर देन 70% मुसलमान पुरुष अपने घर में सेक्स रैकेट चलाते हैं और प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करवाते हैं। और पिछले 3 दिन से कंटिन्यूअसली रेड पड़ रहा है, और मोहम्मद इरफान के घर से, मोहम्मद गुलफाम के घर से, आयशा के घर से, फातिमा के घर से, ऐसे ऐसे घरों से सेक्स रैकेट की टीम को रंगे हाथ अरेस्ट किया जा रहा है। आज सुबह की बात मैं बताती हूँ आपको। 22 नंबर वार्ड का काउंसिलर, जिसको नगर निगम का पार्षद कहा जाता है महाराष्ट्र में या दिल्ली में या यूपी में, वहां काउंसिलर कहा जाता है, महाराष्ट्र में कॉर्पोरेट कहा जाता है।
22 नंबर वार्ड का टीएमसी का काउंसिलर रंगे हाथ अरेस्ट हुआ है। 100 से ऊपर डब्बा कॉन्डम का मिला है, दारू के बोतल मिले हैं और 2-3 रूम में सेक्सुअल मतलब जो कार्यक्रम है वो चल रहा था। कल बनियापुकुर कॉन्स्टिट्यूएंसी पुलिस स्टेशन की कॉन्स्टिट्यूएंसी में झारखंड से पुलिस आकर के रंगे हाथ पकड़ करके लेकर गई है मोहम्मद इरफान को और आयशा को, और वो भी झारखंड से पुलिस क्यों आई वो भी बता देती हूँ। ये जो मोहम्मद इरफान है और इसकी जो बीवी आयशा है, ये लोग झारखंड जाकर के धनबाद से 2 माइनर बच्चों को किडनैप करके ले आए थे और वो माइनर बच्चों को इन्होंने चकले पर बैठा दिया था। और जब उसके माँ बाप क्योंकि बहुत सोर्सफुल थे, उसके घरों में आईएएस आईपीएस है, तो उन्होंने तुरंत पुलिस वहां से उठाया, बंगाल लेकर आए, बनियापुकुर बैठे और सीधा डिकोड बस्ट। फिर वहां की जो मुस्लिम महिलाएं हैं, मैंने ट्वीट भी किया है, फिर वहां की जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बाहर निकल करके बोली कि हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर सेक्स रैकेट चल रहा था। और उन मुस्लिम महिलाओं ने ही बताया कि मोहम्मद इरफान इसमें इन्वॉल्व है, मोहम्मद गुलफाम इसमें इन्वॉल्व है, आयशा इसमें इन्वॉल्व है, मदीना इसमें इन्वॉल्व है। वो मुस्लिम महिला सर पे आंचल रख करके मीडिया को बता रही है। तो अब आप सोचिए, मैं हमेशा ना आश्चर्य हो जाती थी, रहते ये झुग्गी झोपड़ी में है, रहते इलीगल कंस्ट्रक्शन के मकान में है, क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन का मकान पश्चिम बंगाल में आपको 2 BHK 4 लाख 5 लाख में मिल जाता है, क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन वहां पर 300 स्क्वायर फीट में, 400 स्क्वायर फीट में, 500 स्क्वायर फीट में वहां पर 3-3 तल्ला 4-4 तल्ला बिल्डिंगें बन जाती हैं जिसमें एम्बुलेंस नहीं जा सकती, जिसमें 4-5 लाख में मकान मिल जाता है। हाँ 2 BHK मिल जाता है। अच्छा, क्योंकि कुछ इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, जमीन कब्जा करनी है, इलीगल बिल्डिंगें बनानी है और उसके बाद फिर उसको 5-5 लाख में बेच देना है। अगर 40 घर भी बन गया, 40 घर भी बन गया तो जो उसका पैसा आ रहा है वो तो पूरा पॉकेट में आ रहा है, वो तो कहीं जा नहीं रहा है। एक लीगल कंस्ट्रक्शन जब होता है तो डेवलपर का पसीना निकल जाता है, टैक्स देना, तो खतियान का नंबर का वो पैसा देना, पर्चा कटवाना, नक्शे का पर्चा कटवाना, मतलब वो इट्स अ ह्यूज प्रोसेस। फिर वो एरिया छोड़ना, इसमें तो कुछ छोड़ना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, 100% प्रॉफिट है इसमें। तो ऐसे घरों में सेक्स रैकेट चलता था और मैं हमेशा सोचती थी यार ये लोग 5 लाख रुपए के मकान में रहते हैं, हाथ में आईफोन एकदम लेटेस्ट सीरीज, महंगी महंगी गाड़ियां, महंगे महंगे बाइक, कपड़े तो ऐसे कि हमारी आंखें चकाचौंध हो जाए, तो पैसे आते कहाँ से? उसके बाद मैंने उसको खोदना स्टार्ट किया। जब मैंने खोदना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि 12 बजे के बाद इनके घर की बहू बेटियां जो हैं वो सच सवर करके बाइक पर बैठ करके भाई जो है लेकर के जा रहा है। अब एक दिन चलो शादी है, दूसरा दिन चलो मंगनी है, तीसरा दिन चलो बर्थडे पार्टी है, लेकिन 365 दिन। उसके बाद मैंने पीछा करना स्टार्ट किया। तब मेरी सिल्वर कलर की इंडिगो ECS कार थी, मैं मेफेयर रोड में रहती थी। जब मैंने पीछा करना स्टार्ट किया तब मुझे पता चला कि गलत एरिया में लेकर के जाते हैं और इन लोगों ने मुझे देख लिया था कि मैं इन लोगों का पीछा करूं। जब दूसरे दिन चामरू खानसामा लैन मेफेयर रोड के पीछे मुस्लिम बस्ती है, इन लोगों ने मेरी गाड़ी को पूरा तोड़ फोड़ करके पूरा खत्म कर दिया। कराया पुलिस स्टेशन में मैंने FIR करवाया, उसकी फाइल मेरे पास आज भी है। 2-4 लोग अरेस्ट भी हुए, मामला कोर्ट तक पहुंचा और आज भी अलीपुर कोर्ट पुलिस कोर्ट में CJM में वो मामला चल रहा है आज भी। तो आप सोचो कि जमीन पर उतर करके अपनी जिंदगी को दांव में लगा करके, अपने चरित्र की धज्जियां उड़वा करके मैंने कितने क्राइम और कितने क्रिमिनल का मैंने हिजाब खोला। आज जब उस राज्य के मुख्यमंत्री ये बातों को छाती चौड़ी करके बोल रहे हैं तो मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी जीत हुई और कर्मा होता है। आप जैसा बोओगे आप वैसा पाओगे। आज जब वो मुसलमान मर्द अरेस्ट हो रहे हैं ना सेक्स रैकेट चलाते हुए रंगे हाथ,
तब मुझे एहसास हो रहा है कि कर्मा तो बूमेरैंग होता है। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आज भी मैं समाज में इज्जत से घूमती हूं और मुझे इज्जत मिलती है। मैं अपने पूरे पूरे वकार के साथ, पूरी इज्जत के साथ मैं खड़ी होती हूं। लाखों लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, लेकिन आपका नाम अब लोग लेते हैं क्या, ये देखो मोहम्मद इरफान जा रहा है, ये सेक्स रैकेट चलाता था अपनी बीवी के साथ। तो ऐसे लोगों को अभी कर्मा का फल, बहुत लोग अभी भी हैं, बहुत चीजें अभी भी डिकोड करनी बाकी हैं, बहुत सारी पुरानी फाइलें मुझे अभी भी खोलनी बाकी हैं, तो बहुत बहुत कुछ अभी होना बाकी है। पर मैं माँ काली की आभारी हूँ कि बहुत कुछ सामने आ रहा है। और मात्र 10 दिन, 9 तारीख को शपथ हुआ है, आज 19 तारीख है, मात्र 10 दिन में बहुत कुछ सामने आया है। लेकिन 5 साल में अंबर बहुत सारे राज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि लीगल डॉक्यूमेंट के साथ जैसे मैं करती हूँ, वैसे ही लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ही करूंगी। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये हम लोगों की क्योंकि क्रेडिबिलिटी है, हम जो भी खबर, जो भी न्यूज या अपडेट लेकर आते हैं, साक्ष्य के साथ लाते हैं, और क्योंकि जनता को का भरोसा है, और कोई भी इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन या कोई फेक खबर नहीं फैलाते हैं, और ऐसा ही आगे भी हम लोग ऑफ कोर्स कंटिन्यू रखेंगे। और नाज़िया, जिस तरह से वेस्ट बंगाल में जीत हुई है, ऑफ कोर्स आपको जरूर लग रहा होगा कि वैसे भी लोग कह देते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन जब आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है तो वो बहुत टफ होता है। लेकिन उसके बाद जो आपको नतीजा मिलता है, आपकी जीत होती है, तो ऑफ कोर्स वो खुशी भी उतनी बड़ी होती है। तो ज़रूर मैं समझ सकती हूँ कि आज आपको बहुत खुशी हो रही होगी कि जो मुद्दे आपने उठाए और जिन मुद्दों के लिए आपने क्या कुछ फेस नहीं किया, आज उन मुद्दों पर सीएम शुवेंदु अधिकारी जो हैं वो कदम उठाते नज़र आ रहे हैं। नाज़िया, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, जय माता।